आइए शुरू करते हैं अपनी वॉइस का नेक्स्ट पार्ट। ओके। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसे देखिए। ओके, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और हर एक चीज़ें आपको समझ में आए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, राइट, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में ही क्यों आए? ओके, रीजन क्या है कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, ना पास्ट की बनती है, ना प्रेजेंट की बनती है और ना ही परफेक्ट की बनती है। राइट, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। राइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ओके, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, और रही बात पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि तो सारी चीजें क्या होती है, सारी चीजें, ठीक है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, वो एज इट इज है। ओके, उसमें हल्का सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। राइट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, उसमें वाज वर्ब के बाद बीइंग को ऐड कर दिया जाता है। मतलब हल्का सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे फॉर्मेशन, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एज द सेम है या एज इट इज है। ओके, उसमें कोई कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा समझाई जाए। ओके, तो लेकिन हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा जो है इसमें लॉजिक होता है, थोड़ा समझना पड़ता है, तो हमने इसलिए पास्ट परफेक्ट को चूज किया है। ओके, तो आइए इसके लॉजिक को, इसके बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। ऑलराइट, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3। ओके, सब्जेक्ट ए पैसिव वॉइस फार्मूला है, हमें कहा ना टेंस को, हम पैसिव वॉइस को टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को चूज किया है। ओके, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, राइट, अब एक एग्जाम्पल हमने चूज किया है, रवि हैड लर्न्ड ऑल हिज लेसन्स बिफोर हिज मदर वेंट होम। ओके, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इसमें दो क्लॉज हैं। ओके, इसमें इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें दो क्लॉजेस होती हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, समझने का प्रयास करिए, रवि हैड लर्न्ड ऑल हिज लेसन्स, एक क्लॉज यहां तक है। क्लॉज का मतलब क्या होता है? ओके, क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपने स्वयं का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो आइए देखिए, इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और दोनों क्लॉजेस के पास अपने अपने सब्जेक्ट हैं, अपने अपने प्रेडिकेट हैं। तो आइए पहले अब देखिए, इसमें दो क्लॉज हैं, वो दो क्लॉज हैं कौन कौन से? तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है एक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है और एक इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। पहले इसमें दो क्लॉज है। क्लॉज का मतलब क्या होता है हमने बताया, वंस अगेन, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके पास अपने स्वयं के सब्जेक्ट होते हैं और स्वयं के प्रेडिकेट होते हैं। अब देखिए यहां पर दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज ए है, एक क्लॉज ए है, और दोनों के पास अपने अपने सब्जेक्ट हैं, अपने अपने प्रेडिकेट हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, रवि है, और इसका प्रेडिकेट क्या है, ए पूरा क्या है, इसका ए पूरा प्रेडिकेट है। अब इसमें दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा क्या है, ए आपका सब ऑर्डिनेट, क्या है, ए आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ए प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट ए है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट आपका ए है। ऑलराइट, क्लियर। तो देखिए हमें पैसिव वॉइस चेंज करनी है। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लॉज होते क्यों हैं? ओके, तो देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, ए
एब्सोल्यूट नहीं होते, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। इसलिए अगर आपने टेंस को सही से पढ़ा होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है। ओके तो अगर आपने टेंस को सही से पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है, क्योंकि हम जब प्रेजेंट से गो बैक करते हैं, जब हम प्रेजेंट से गो बैक करते हैं तो ऐसे टेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। लेकिन जब हम पास्ट से गो बैक करते हैं, जब कोई चीज पास्ट में हुई, ओके, और उस पास्ट के पास्ट में जब कोई चीज हुई तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपली जब हम प्रेजेंट से बाय द वे, पॉइंट को प्रेजेंट कहा जाता है, जैसे ए बाय द वे टाइम, ए टाइम लाइन है, ए टेंस की टाइम लाइन है और प्रेजेंट हमेशा पॉइंट होता है। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट हमेशा पॉइंट होता है जब हम प्रेजेंट से गो बैक करते हैं, राइट? प्रेजेंट से गो बैक चाहे जहां करें, ठीक है, तो वो पास्ट होता है, पास्ट ऐसे स्ट्रक्चर को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन जब हम पास्ट से गो बैक करें तो ऐसे स्ट्रक्चर को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। इसलिए सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है, राइट? तो इसलिए तो ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके, और ये पास्ट परफेक्ट है। इसमें दो क्लॉजेस होती हैं और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम बिफोर या आफ्टर का यूज करते हैं, राइट? पहले है तो बिफोर का यूज करेंगे, बाद है तो अब हम आफ्टर का यूज करेंगे, राइट? तो रवि हैड लर्नड ऑल हिज लेसन्स बिफोर हिज मदर वेंट टू टेम्पल। ओके तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, राइट? तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट में। ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आइए इसको और डीपली समझते हैं। तो यहां पे जो आपका मेन क्लॉज है यही है, ए जो बिफोर हिज मदर वेंट टू टेम्पल, ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ टाइम का क्या कर रहा है? जो कहीं ना कहीं आपके एडवर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जो कहीं ना कहीं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कहीं ना कहीं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम का कार्य कर रहा है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें, राम हैड लर्नड ऑल हिज लेसन्स, ओके, राम ने अपने सारे के सारे लेसन्स याद कर लिए थे। कब याद किए थे? ओके तो राम ने अपने सारे के सारे लेसन्स कब याद किए थे? तो उसकी मां के मंदिर जाने से पहले। अब देखिए बिफोर हिज मदर वेंट टू टेम्पल जो पूरा क्लॉज है, एक किसका रिप्लाई है? ए व्हेन का रिप्लाई है, राइट? एक किसका रिप्लाई है? ए व्हेन का रिप्लाई है। तो जो व्हेन का, व्हाई का, हाउ का, वेयर के जो रिप्लाईज होते हैं क्या होते हैं? हमेशा एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? व्हेन का रिप्लाई क्या होता है? ए एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। वेयर का रिप्लाई क्या होता है? ए एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। व्हाई का रिप्लाई क्या होता है? ए एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, राइट? और हाउ का रिप्लाई क्या होता है? ए एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। कि होते सारे के सारे क्या है? होते सारे के सारे आपके एडवर्ब्स हैं, ओके? तो बिफोर हिज मदर वेंट टू टेम्पल क्या है? ए आपका पूरा क्या है? ए एडवर्बियल क्लॉज है। चाहे एडवर्बियल क्लॉज हो, चाहे क्लॉज हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे वर्ड हो, सारे के सारे काम किसका करते हैं? एडवर्ब का ही करते हैं, अगर वो व्हेन के रिप्लाई है तो यहां पे जो पूरी क्लॉज है वो किसका काम कर रही है? वो एडवर्ब का काम कर रही है और एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रही है, राइट? तो आप जानते हैं हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए कब, क्यों, कहां, कैसे का वर्ड्स हमें नहीं चाहिए। जो इनका उत्तर देते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। हमें इन वर्ड्स के हेल्प से पैसिव वॉइस नहीं बनाते, या इनकी हमें पैसिव वॉइस में जरूरत नहीं होती। हमें पैसिव वॉइस में जरूरत होती है किसकी? हमें पैसिव वॉइस में जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की। और आपको हमने कई बार बताया है, हम इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो इसलिए अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर से एक बार देखें ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ओके? तो पैसिव में बनाने के लिए में होती है जरूरत किसकी? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या और किसको क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट हमेशा क्या और किसको क्या होते हैं? रिप्लाई होते हैं, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल हिज लेसन्स। भाई क्या?
भाई ऑल हिज लेसन्स आपका क्या का रिस्पॉन्स है, जो क्या और किसको का आंसर देते हैं वही क्या होते हैं, वही आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑल हिज लेसन से क्या आपका ऑब्जेक्ट है, रवि आपका सब्जेक्ट है, ए आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जो पूरी क्लॉज है पूरी की पूरी क्लॉज आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब को पैसे बनाएंगे नहीं, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, और क्या है ऑब्जेक्ट, ऑल हिज लेसन्स इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ही पैसिव वॉइस में हम पैसिव वॉइस में इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसमें दो क्लासेस होती हैं, दो क्लासेस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज की पैसिव वॉइस बनती है। यहां से लेकर के हमें जो भी चेंजेस करनी है इस प्रिंसिपल क्लॉज में करनी है। जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है, स्पेशली परफेक्ट टेंस में ए व्हेन के रिप्लाई होते हैं, ए एडवर्ब होते हैं, इनको हमें छूना भी नहीं है, इनको टच भी नहीं करना है, इनको एज इट इज कॉपी करनी है। ओके जो भी चेंजेस करने हैं हमें प्रिंसिपल क्लॉज में करने हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगी। लर्न आपका मोनोट्रांजिटिव होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है जो होता है डायरेक्ट, और ए ऑल हिज लेसन्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे पैसिव वॉइस बन जाएगी। लेकिन हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो कि क्या होता है, जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, उसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं, उसको हम उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करते। तो आइए समझते हैं इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। ओके ऑल हिज लेसन्स, ओके ए आपका ऑब्जेक्ट है, पैसे में क्या बन जाएगा, पैसे में बन जाएगा सब्जेक्ट। ऑल हिज लेसन्स, ऑलराइट ऑल हिज लेसन्स, इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, राइट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। हैड बीन एक पास्ट जो है, हैव का पास्ट है, तो चाहे आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो फिर भी हैड बीन का यूज करेंगे, इसके आपका सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है फिर भी आपका हैड बीन का यूज करेंगे। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का सिंगुलर होना और सब्जेक्ट का प्लूरल होना इसका हेल्पिंग वर्ब से या इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर होगा फिर भी हैड बीन का यूज करेंगे, प्लूरल होगा फिर भी आप हैड बीन का ही यूज करेंगे। ऑल हिज लेसन्स हैड all his lessons had been learned. All his lessons had been learned by Ravi. All his lessons had been learned by Ravi before his mother went to temple. That's it. Once again, all his lessons had been learned by Ravi before his mother went to temple. Okay, हमने जो भी चेंजेस किया है, हमने जो चेंजेस किया है प्रिंसिपल क्लॉज में किया है, आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कोई चेंजेस नहीं है। रीजन क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है मेन क्लॉज, यही आपका सेंटेंस मेन होता है, जबकि ए आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, जो डिपेंडेंट क्लॉज का जो अपना एग्जिस्टेंस है वो मेन क्लॉज पे ही डिपेंडेंट है। ओके अगर बाय द वे बिफोर हिज मदर वेंट टू टेंपल, अगर हम इस क्लॉज को ना भी लिखें तो इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। लेकिन बिफोर हिज मदर वेंट टू टेंपल अगर इतना ही लिखें तो एक क्लास आपका कंप्लीट नहीं है, ये आपका कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। तो डिपेंडेंट का मतलब होता है द थिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन समबडी या समवन या समथिंग। तो डिपेंडेंट का मतलब ही होता है आश्रित। तो आपको मेन क्लॉज को पैसिव वॉइस बनाना है, आपके सब ऑर्डिनेट क्लॉज को एज इट इज कॉपी कर लेना है, राइट। अगर मेन क्लास का वर्ब आपका ट्रांजिटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, और अगर वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ओके तो ए आपको एग्जाम्पल आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, कम ऑन।
come on, we have one more example to discuss with you, okay? Right? आइए एक और एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं, राइट? क्या है? Someone had stolen my book before the bell rang, okay? Right? Once again, someone had stolen my book before the bell rang, okay? We have two clauses. One is main clause and the other one is subordinate clause, okay? We have to change the passive voice which is in main clause, okay? हम उसी clause को passive voice में change करते हैं जो क्या होता है, जो main clause होता है। जो आपका subordinate clause होता है उसको passive voice में change नहीं किया जाता। Before the bell rang, ये आपका subordinate clause है, ओके? ए टाइम को ए व्हेन का रिप्लाई होता है, ए टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ए एडवर्ब क्लॉज होता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। समवन हैड स्टोलन माय बुक, ए आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। समवन आपका सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टोलन ए आपका मेन वर्ब है, माय बुक ए आपका ऑब्जेक्ट है, ए सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो माय बुक यहां पर आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट। माय बुक, ओके? हमने कहा ना इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, इसका वर्ब के सिंगुलर होने से और प्लूरल होने से इस हेल्पिंग वर्ब पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन हो जाएगी। My book had been stolen. My book had been stolen. अब क्या हम by someone लिखें या ना लिखें? The question arises whether we write by someone or not. Okay? अब प्रश्न उठता है कि हम by के बाद someone लिखें या ना लिखें। तो the answer is no. ओके, आंसर एक फ्लैट आंसर है कि बाय के बाद समवन नहीं लिखा जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इस समवन के प्रॉपर्टी को समझते हैं। समवन होता क्या है? समवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। समवन, समथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब क्या होते हैं? ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इन्हें बाय के बाद नहीं लिखा जाता क्योंकि क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस एक जनरल थिंग या जनरल पर्सन को रिफर करते हैं। ओके, राइट? इट इज यूज इन ए जेनरिक वे, ओके? ए जेनरिक वे में यूज किया जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक थिंग को रिफर नहीं करते। समवन में कोई भी हो सकता है। समवन हैज स्टोलन माय बुक का मतलब होता है यहां पे स्पीकर डिटरमिन होकर किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा है कि राम ने ही मेरी बुक चुराई है, सौरभ ने ही मेरी बुक चुराई है, शुभम ने ही मेरी बुक चुराई है। ओके, यहां पर समवन का मतलब होता है ही रिफर्स टू समवन इन ए जनरल वे। ओके, वो यहां पर किसी का नाम नहीं ले रहा है, किसी ने मतलब उस जिसने बुक को चुराई है उसको स्पीकर नहीं जानता। जब स्पीकर जिसने बुक को चोरी किया है जब उसको नहीं जानता तो डिटरमिन्ड होकर किसी को नहीं कह सकता। तो यहां पे इस समवन का यूज इन अ स्पेसिफिक वे में नहीं किया गया है, इन अ जनरल वे में किया गया है। बुक चुराने वाला कोई भी हो सकता है, राइट? तो जब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना हो, ओके, जब आपका सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक पर्सन ना हो, कोई स्पेसिफिक थिंग ना हो, तो उसे बाय के बाद नहीं लिखा जाता। ओके, जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जब कोई स्पेसिफिक पर्सन ना हो, स्पेसिफिक थिंग ना हो, तो उसे बाय के बाद नहीं लिखा जाता। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस चाहे बाय, चाहे समवन हो, चाहे समथिंग हो, चाहे नो वन हो, चाहे नन हो, चाहे नोबडी हो, चाहे एनीबडी हो, चाहे नथिंग हो, तो ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं एक्टिव वॉइस में तो उन्हें पैसिव वॉइस में बाय के बाद नहीं लिखा जाता है। तो यहां पर बाय समवन नहीं लिखा जाएगा। ओके, रीजन क्या है उसको हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, तो माय बुक हैड बीन स्टोलन बिफोर द बेल रैंग।
माई बुक हैड बीन स्टोलन बिफोर द बेल रैंग। ओके, ऐसे जो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट जिसमें के सेंटेंसेस ओके पास्ट परफेक्ट में दो क्लास पाई जाती हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लासेस होती हैं, एक मेन क्लास होता है, एक सब ऑर्डिनल क्लास होता है, राइट। तो मेन क्लास की पैसिव वॉइस बनती है, सब ऑर्डिनल क्लास की पैसिव वॉइस नहीं बनती। आइए एक आध एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, राइट, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। ओके, आइए सीखते हैं। वन मोर एग्जांपल। ओके, नेहा हैड सेड नथिंग बिफोर यू केम। ऑलराइट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करनी है। ओके, बिफोर यू केम, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता, जो मेन क्लॉज होते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो नेहा हैड सेड नथिंग, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, तो नेहा आपके क्या है, नेहा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेड आपकी मेन वर्ब है, नथिंग ए आपका ऑब्जेक्ट है। अब नथिंग भी इंडेफिनिट, ध्यान देने वाली बात है कि नथिंग भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर ए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो इसे बाय के बाद नहीं लिखा जाता है। अगर ए एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया हो तो इसे बाय के बाद, अगर एक्टिव वॉइस में ए एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया हो तो इसे पैसिव वॉइस में बाय के बाद नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर ए सेंटेंस के अगर ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हैं तो इन्हें पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है या लिखा जाता है। तो यहां पर नथिंग सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, तो यहां पर नथिंग क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो ए पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑलराइट, नथिंग, नथिंग वॉज सेड। ओके, नथिंग वॉज सेड बाई नेहा। Nothing was said by Neha before you came. Okay, nothing was said by Neha before you came. So simple. ओके, राइट। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है, अगर आपको बेसिक की साउंड अंडरस्टैंडिंग है तो आपको आई थिंक कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोनोट्रांसिटिव क्या होता है, ड्राई ट्रांसिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांसिटिव क्या होता है, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारे बेसिक को हमने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आपने हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर विजिट करें, उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी चीजें इन अ क्लियर वे में समझ में आए। ओके, तो यहां पे वंस अगेन आपको हम रिमाइंड करवाते हैं कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज एक्टिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट किया गया हो तो वे इन ए जनरल वे में यूज किए जाते हैं, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उन्हें बाय के बाद नहीं लिखा जाता। लेकिन जब ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में एक्ट करते हैं तो इन्हें पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट लिखा जाता है। ओके, राइट, आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इफ एनीथिंग कंफ्यूजेस यू, अगर कुछ भी आपको कंफ्यूज करती है तो यू कैन कमेंट मी। ओके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज और प्रॉब्लम्स। ओके, तो यह वीडियोस अगर आपको समझ में आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।